हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों को मिडवाइफरी की क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डियर, इंतज़ार ख़त्म। मैं रोज़ प्रयास कर रहा था कि मैं वीडियो डालूँ जो है कि बनाऊँ, लेकिन बीच इतना बीच में कुछ ट्रेजेडी हो गया। फ़ोन वगैरह मेरा स्टोलन बाय समवन, ठीक है। तो इस वजह से लेट हुआ। तो अब जेएनएम थर्ड ईयर रेडी हो जाइए। आपके लिए मैं अब रोज़ एक वीडियो डलेगा, और मैं जैसे ही खाली होऊंगा तो सुबह शाम दोनों एक एक वीडियो डलेगा। मैं ऐसे बोल देता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ, बट अब मैं बोलूँगा नहीं, अब करके तब बोलूँगा, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको अगर बता दूं कि मैंने कितने लेक्चर ले चुके हैं और क्या क्या टॉपिक ओबीजी में ख़त्म हो गया, मिडवाइफरी में क्या क्या ख़त्म हो गया है। तो इसमें थंबनेल में ही देख सकते हैं आप। थंबनेल में आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेक्चर फर्स्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फिर लेक्चर सेकंड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बचा हुआ पार्ट हमने ये पढ़ा दिया। लेक्चर थ्री में देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही चल रहा है, यानी कि 3 लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फोर्थ लेक्चर जो है कि वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो 4 लेक्चर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, बचे हुए पार्ट देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने लेक्चर 5 में भी लिया है, और उसमें प्लस मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के बारे में भी बताया, ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चर 6 में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया। फिर 7 में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो इतनी क्लासेस यानी 7 हो गई। फिर उसके बाद देखिए जो है कि 8th क्लास में लेक्चर 8 में हमने बताया एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से जितने रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं वो हमने बताया। तो हमारे उस पर चले जाएंगे आप चैनल पे, तो आपको सारे ये वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है डियर। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हूँ, मेहनत बहुत किया हूँ। आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी लेक्चर 8 एंड देन 9, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 देखिए, ये देखिए लेक्चर नंबर 9 हो गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 हो गया, लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12, ठीक है। 9 में प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज हमने पढ़ा, प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है। 11 में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड 12 में गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ाया हमने, यानी कि स्पर्म का फार्मेशन कैसे होता है। लेक्चर नंबर 12 में जो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फार्मेशन कैसे होता है, और ओवरी में अंडे का फार्मेशन कैसे होता है, ओवम का फार्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ हमने बताया। आगे आ जाइए लेक्चर नंबर 13 में। लेक्चर नंबर 13 में देखिए, लेक्चर नंबर 13 में हमने सीमेन बताया, स्पर्म के बारे में बताया, इनफर्टिलिटी लेक्चर नंबर एंड स्टेरिलिटी लेक्चर नंबर 14 एंड 15 में हमने डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में बताया। एंड 16 में हमने फर्टिलाइजेशन क्लीवेज इन जाइगोट, फर्टिलाइजेशन बताया, और जाइगोट कैसे क्लीवेज होता है वो हमने बताया, ठीक है, बेसिक लेवल का आपका। और मैंने ये इतना तक पढ़ा है कि मतलब कि इसको लेके नोट्स जो मैंने बनवाया है उसको नोट्स लेके आप किसी कंपटीशन में बैठ जाइए, या फिर किसी उसमें कोर्स करने में, जो बीएससी हो, चाहे एएनएम हो, चाहे जेएनएम हो, चाहे कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं। अगला है कि जाइगोट बनने के बाद हमने पढ़ाया उसको, आपको यूट्रस में इम्प्लांट कराया, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट कराया। देन फीमेल पेल्विस हमने पढ़ाया लेक्चर नंबर 18 में। टाइप ऑफ पेल्विस पढ़ाया पार्ट 2 में, फीमेल पेल्विस का पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में हमने लैंडमार्क और डायमीटर बताया, ठीक है, यानी कि मैटरनल पेल्विस में जो है कि लैंडमार्क कौन कौन से लैंडमार्क होते हैं, यानी कि बच्चे का हेड कहाँ कहाँ आके टच करता है जब डिसेंट होता है, नीचे आता है, और कितने डायमीटर होते हैं जो बच्चे के हेड से कंपैरिजन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 3 में बताया। पेल्विस के बारे में हमने 3 क्लास लिए, फीमेल पेल्विस के बारे में 3 क्लास लिए। एक में फीमेल पेल्विस के बारे में बताया, दूसरे में बताया आपको टाइप ऑफ पेल्विस, ठीक है, विथ फार्मूला एंड ट्रिक के साथ बताया हमने, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क हमने बता दिया थर्ड में। तो ये लेक्चर नंबर 20 हो गया। देन अब आ जाइए लेक्चर नंबर 21 में हमने बताया फीटल स्कल, क्या
फीटल स्कल के बारे में बताया। एंड देन जो है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेक्चर नंबर 22। एंड देन अब हम लेक्चर नंबर 23 जिसमें आपको हम बताएंगे लेक्चर नंबर 23 में आपको हम बताएंगे फीटस के बारे में और फीटस ग्रोथ के बारे में एंड फीटल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, 3 चीज़ें तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो डियर, अगर हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं आप, तो इसको जो है कि लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जो है कि कभी कभी नोटिफिकेशन मैं वीडियो डाल देता हूँ, किसी को नोटिफिकेशन मिलता भी नहीं है, तो उसमें वो हो जाता है। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और टाइम पे आप क्लास अपना कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और बाकी जो पुराने लोग हैं जो हमारे कंटिन्यूटी में बने थे वो फिर से आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा मैं जो डिले हुआ बीच में 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा हो गया, गैप बन गया, मैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ हमारे साथ अनहैपनिंग वो हो गया, तो इस वजह से लेट हो गया, क्लास नहीं डाल पाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज अब हम आपको बताते हैं कि फीटस कैसे बनता है, यानी कि फीटस कैसे बनते हैं। तो फीटस बनते हैं तो हम देखिए आपको क्लीवेज वगैरह पढ़ा दिए थे, जाइगोट में क्लीवेज पढ़ा दिए थे, और हमने जो है कि आपको गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला, ठीक है, यानी कि 16 सेल स्टेज मारुला हमने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, यहाँ तक जो 16 सेल स्टेज मारुला तक पढ़ा दिया, ब्लास्टुला तक पढ़ा दिया, तो ब्लास्टुला तक हमने पढ़ा दिया था। अब इसी ब्लास्टोसिस्ट के आगे की प्रोसेस जो फीटस बनेगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें तो जो है कि यानी कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, यानी इम्प्लांटेशन तक हमने बता दिया, यूट्रस में इम्प्लांटेशन यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस हमने बता दिया है। अब आगे जो है कि अब फीटस, ठीक है, अब फीटस के बारे में बताना है। देखिए फीटस 5 वीक का है। ठीक है, फीटस 5 वीक का फीटस। अब बाकी सभी वीक वाइज मतलब कि हर सप्ताह में क्या बदलाव आएगा बच्चे में क्या नहीं, वो हम बताएंगे इस लेक्चर में। एंड देन उसके बाद आपको फीटल सर्कुलेशन बताएंगे, खूब अच्छे से समझाएंगे कि फीटस में, बेबी में सर्कुलेशन प्लासेंटा से कैसे होता है और कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है और कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है और कैसे सप्लाई होता है ब्लड फीटस में। ठीक है, तो आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 5 वीक का फीटस है, एंड देन 10 वीक का। ठीक है, एंड देन जो है कि आपका ये 20 वीक का। ठीक है, 20 वीक एंड 40 वीक एंड देन डिलीवरी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि पीछे से थोड़ा सा आपको लेके चलूँ। तो हमने ब्लास्टुला तक पढ़ाया था आपको। ठीक है, ब्लास्टुला तक पढ़ाया था, हमने बताया था, और ब्लास्टुला में ही हमने बताया कि 2 लेयर बनते हैं, 2 लेयर, एक इनर सेल मास होता है और एक आउटर सेल मास होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्लू वाला जो है वो क्या है, आउटर सेल मास है, और ये येलो वाला क्या है, इनर सेल मास है। ठीक है, इनर सेल मास है। मेरा पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो आउटर सेल मास है, आउटर सेल मास में एक अंदर की तरफ धंसता है। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे धंसता है, और यही धंस के देखिए एक कैविटी बना लेता है। क्या बना लेता है, कैविटी। अब इस कैविटी के बनने से जो ये वाला था इनर सेल मास था, ये इनर सेल मास जो है कि देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, लाइक दैट, जैसे आटा गूँथ के और आटे के अंदर अंगुली ऐसे कर दीजिए और उसका काफ़ी समय तक वो गड्ढे बन जाए, ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे बनने से जो है कि ये दो लेयर में डिवाइड हो गया। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, गैस्ट्रुलेशन हो रहा है इसमें, देखिए अंदर की तरफ धंसना, ये गैस्ट्रुलेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट में अंदर की तरफ धंसना, ये गैस्ट्रुलेशन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होने के बाद ये जो बना अंदर वाला, ठीक है, येलो वाला जो है कि ये गैप बना, और ये क्या है, सिलेंट्रॉन बन गया। यानी कि जो बेबी का, देखिए बेबी का ये पार्ट है, ये ऐसे बनेगा, ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला, तो ये बीच में जो ये गैप बना वही है ये। ठीक है, तो अभी आगे मैं दिखाऊंगा। तो ये ब्लास्टोसिल कहा। ठीक है, क्या है ये, ब्लास्टोसिल। देखिए येलो वाला ही ब्लास्टोसिल कहलाएगा।
अब जब ये बीच में कैविटी बन गया उसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। और ये जो आर्केंट्रान, इसे क्या बोलते हैं, आर्केंट्रान, ठीक है। ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर जो बना है, जो जैसे ये तो गड्ढे को आर्केंट्रान कहेंगे और ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग को कहेंगे ब्लास्टोपोर, ठीक है, लाइक दैट माउथ। तो इसमें जो है कि 2 लेयर बन गए, ठीक, 2 लेयर, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म। अब मेसोडर्म इसमें बनेगा, ठीक है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म 2 लेयर बन गए, ठीक, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। अब उसके बाद मेसोडर्म इसमें बनेंगे। तो मेसोडर्म बनने के लिए आपको मैं बता दूं आगे, देखिए इसके लिए मैं आगे आपको ले चलता हूं। देखिए आर्केंट्रान जो है फ्यूचर का, देखिए ये जो आर्केंट्रान होता है फ्यूचर का हमारा पेल्विक कैविटी होता है, पेल्विक कैविटी या सिलोमिक होता है, सिलेंट्रान होता है, ये होता है। और ब्लास्टोपोर ये ओपनिंग एनस हो सकता है या माउथ हो सकता है, डिपेंड करता है कि पहले कौन बनता है। तो आगे अभी मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या बनेगा ह्यूमन में, ठीक है। देखिए अब देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट था यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए रख दिया, ये देखिए यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, ये यूट्रस का लेयर है, ये यूट्रस का लेयर है। और ये क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है। अब इसमें 2, ये क्या है, आउटर सेल मास और ये क्या है, इनर सेल मास, आउटर सेल मास एंड ये क्या है, इनर सेल मास, ठीक है। तो ये है। अब इसी में आप ये इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम, ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या होगा, ये इम्प्लांट होगा। देखिए यहाँ पे इनर सेल मास और आउटर सेल मास लिखा है, देखिए देखिए ये इनर सेल मास लिखा है, इनर सेल मास लिखा है, यानी ये इनर। उसके बाद देखिए ब्लास्टोसिल, देखिए ये ब्लास्टोसिल अभी हमने जो आपको दिखाया ब्लास्टोसिल, देखिए ये ब्लास्टोसिल हमने दिखाया, वही फ्यूचर यानी आगे चल के बच्चे के अंदर कैविटीज़ जितनी बनेंगी, कैविटी 4 कैविटी होती हैं, क्रेनियल कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है, 4 कैविटी। तो ये ब्लास्टोसिल ही निर्माण करेगा कैविटी का। अब आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, यॉल्क सैक वगैरह जो भी है ये बनेगा। और हमने पीछे भी बता दिया आपको, पीछे खूब अच्छे से ट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी बताया है और जो है इनर सेल मास के बारे में भी बताया है। यानी ट्रोफोब्लास्ट से एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक, ये सब बनेगा। और इनर सेल मास से एम्ब्रियोब्लास्ट यानी एम्ब्रियो का निर्माण, यहाँ से नींव रखी जाएगी, एम्ब्रियो यहाँ से बनेगा इनर सेल मास से। तो अभी कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि एम्ब्रियो का निर्माण जो है कि जाइगोट के किस पार्ट से होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट के किस पार्ट से, तो इनर सेल मास से। और कैविटी का निर्माण या एमनियोटिक फ्लूइड या यॉल्क सैक का निर्माण किससे होता है, तो आउटर सेल मास से होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हाँ, अब देखिए इसमें ब्लास्टोसिस्ट है, 2 तरीके का ब्लास्टोसिस्ट में डिवीज़न होता है, 2 तरीके का। देखिए 8 सेल स्टेज है ये, ठीक है, 8 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज ये भी है, 8 सेल स्टेज। लेकिन डिपेंड यही बस मतलब डिफरेंस ये है कि जब इस 8 सेल्ड स्टेज जाइगोट या उसमें स्पाइरल क्लीवेज होगा यानी डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन अगर स्पाइरल होगा तो गैस्ट्रुलेशन, देखिए बीच में हमने कहा कि आटे गूंथते रहे, आटे गूंथने के बाद उसमें उंगली करी तो ये देखिए अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो इसमें देखिए स्पाइरल यानी कि इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और इसमें जो है देखिए ये क्या है, रेडियल है, रेडियल मतलब सेंटर से दूर ऐसे भाग रहा है, ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे। तो स्पाइरल हो गया और रेडियल क्लीवेज, इसे क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन हो गया, गैस्ट्रुलेशन में क्लीवेज हुआ। अब क्लीवेज ये होने की वजह से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन गए, ठीक है। हमने अभी जो पीछे आपको बताया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने कहा था कि जो येलो वाला चीज़ है, येलो वाला ये ब्लास्टोसिल है, ये ब्लास्टोसिल है। और ये क्या है, आउटर सेल मास है। और ये क्या है, इनर सेल मास है। इन दोनों के बीच में ये ब्लू कलर का जो बना है वही क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है, वही मेसोडर्म है। देखिए बीच में बना है मेसोडर्म। तो यानी ये 2 बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अब जो है कि यहाँ पे मैं ये दिखाने वाला हूँ कि माउथ पहले खुलता है या फिर एनस पहले। डिपेंड ये करता है कि अगर पहले देखिए प्रोस्टोम, देखिए
प्रोस्टोम। प्रोस्टोम मतलब कि यह है कि पहले एनस से पहले माउथ की ओपनिंग होगी। प्रोस्टोम तब उसे कहेंगे, सबसे पहले एम्ब्रियो में अगर माउथ की ओपनिंग हुई तो उसे प्रोस्टोम कहेंगे। ड्यूट्रोस्टोम उसे कहेंगे जब माउथ से पहले एनस का ओपनिंग होगा। ठीक है, तो दो ओपनिंग हो गए। जैसे मान लीजिए कोई, ये देखिए ये, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे एक बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओपनिंग, देखिए यहाँ पे ओपनिंग, अगर ये मान लेते हैं ये माउथ वाला सिरा है, अगर पहले माउथ ओपन हो रहा है तो उसे प्रोस्टोम कहेंगे। अगर ये ना हो कि अगर इधर एनस हो रहा है, एनस खुल रहा है, तो उसे ड्यूट्रोस्टोम कहेंगे। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम कहेंगे। तो ये है जो है कि एम्ब्रियो भरने का तरीका, एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस। तो पहले दो ओपनिंग होती है। देखिए गैस्ट्रुलेशन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट में गैस्ट्रुलेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन बनने के बाद 3 लेयर बने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म बन गए। मेजोडर्म भी बन गया, देखिए बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मेजोडर्म, तीनों लेयर बन गई। अब इसी तीनों लेयर से सारी चीज़ का निर्माण होगा, सारे बॉडी के सिस्टम बनेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ओपनिंग दोनों तरीके से दिखाया है। और आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि पहले माउथ खुलता है किस, अगर जैसे कि स्पाइरल क्लीवेज होगा तो पहले माउथ खुलेगा या एनस, तो आपको बताना पड़ेगा पहले माउथ ओपनिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, पहले माउथ ओपनिंग होगा। अगर स्पाइरल क्लीवेज होगा किसमें, जाइगोट में, जाइगोट में अगर स्पाइरल क्लीवेज होगा तो माउथ बनेगा, और रेडियल क्लीवेज होगा तो एनस पहले खुलेगा। ठीक है, क्या एनस पहले खुलेगा, ब्लास्टोपोर। देखिए ओपनिंग दिखा रहा ना, ये ओपनिंग एनस में और ये ओपनिंग जो है कि माउथ में। ठीक है, मतलब कि जिधर से आटे में उंगली किया था आपने, तो जिधर से उंगली किया वही माउथ बनेगा, वही माउथ बनेगा, लेकिन ओपनिंग पहले जिसका होगा उसे बोला। तो अगर प्रोस्टोम आ गया, प्रोस्टोम एक टर्मिनोलॉजी है, प्रो मतलब पहले और स्टोम मतलब माउथ पहले आएगा। ड्यूट्रोस्टोम मतलब कि बाद में, यानी माउथ बाद में खुलेगा, पहले एनस खुलेगा। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी है, प्रोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। इसको आप देख लीजिए कि ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं, एम्ब्रियो बन गया तो ये चीज़ें जो है कि ये प्रोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम हो रहा है, ये इम्प्लांटेशन यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है। इम्प्लांट होने के बाद अब इसका डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब जो है कि फीटस का डेवलपमेंट होगा, तो देखिए अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको, तीनों लेयर बन गए। तो इस तीनों लेयर में देखिए, तीनों लेयर में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस एलॉन्ग, देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, जो विकास होता है, एम्ब्रियो भ्रूण का विकास जो होता है और फीटस बनता है, एलॉन्ग विद द चेंजेज इन इनर सेल मास। किस में चेंजेज होता है, इनर सेल मास में चेंजेज होता है। ठीक है, इनर सेल मास में, ठीक है, चेंजेज होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि मास टू कैविटी अपीयर, क्या होगा, टू कैविटी अपीयर ऑन ईच साइड ऑफ द जर्म डिस्क। ठीक है, जर्म डिस्क मतलब वही जो बीच में एक डिस्क बना था, जब हमने कहा कि एक तरफ से आप ये जिधर से आटे में, जैसे आटे गूंथ के रख दिए, जिधर से उंगली करेंगे वही डिस्क है, तो उसी डिस्क में जैसे उंगली करेंगे तो दोनों तरफ कैविटी बन जाएगा, और 2 कैविटी बन जाएगा, और एक पार्ट इनर सेल मास में डिवाइड हो जाएगा, एक आउटर सेल मास में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, along with the changes in inner cell mass, two cavity appear on each side of the germ disk, amniotic cavity and yolk sac germ disk। दो चीज़ बने, इनर सेल मास से क्या क्या बने, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा, एमनियोटिक कैविटी बनेगा, यॉल्क सैक बनेगा। ठीक है, मेजर बॉडी स्ट्रक्चर, अगला कह रहा है मेजर बॉडी स्ट्रक्चर विच आर डेवलप फ्रॉम द 3 जर्मिनल लेयर। अब उसमें जो है कि तीनों जो लेयर बनी है, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मेजोडर्म तीनों बनी हैं, तो उससे आप पहले भी पढ़ते चले आ रहे, इंटर में या बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर एएनएम फर्स्ट ईयर या जीएनएम फर्स्ट ईयर में होंगे तभी पढ़ाया जाता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। और अब वहाँ पे सही से पूरी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको मिडवाइफरी में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे बीएससी में हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, मिडवाइफरी इंटरेस्ट तभी आता है जब उसमें आप इंटरेस्ट लोगे आप,
एकदम घुस जाओगे तभी। तो देखिए एक्टोडर्म बना, अब एक्टोडर्म से फीटस का क्या क्या बनता है, एम्ब्रियो का यानी भ्रूण का एक्टोडर्म लेयर से क्या क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम दोनों बनेंगे। उसके बाद इपिडर्मिस ऑफ स्किन, यानी ये कह लीजिए कि बच्चे का जो स्किन है वो एक्टोडर्म से बनेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, यानी कि जो हार्मोन है इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर आपसे पूछे कि इंडोक्राइन ग्लैंड किस डर्म से बनता है तो एक्टोडर्म से। अगर आपसे पूछे कि सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा का जो सिक्रीशन करती है सलाइवरी ग्लैंड होती है वो किससे डेवलप हुई है, एक्टोडर्म से। म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नोजल कैविटी, कौन सा, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नोजल कैविटी, ये भी एक्टोडर्म से। पैरानोजल साइनसेस एंड रूफ ऑफ द माउथ, यानी नाक के अंदर की इपिथीलियम, नाक के नोज के अंदर का इपिथीलियम और माउथ के अपर पार्ट एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। अब आ जाइए मेजोडर्म में। मेजोडर्म में बोन बनेगा, कार्टिलेज बनेगा, मसल्स बनेगा, यानी कि हड्डी, मसल्स मांसपेशियां और कार्टिलेज किससे बनेंगी, मेजोडर्म से। हार्ट किससे बनेगा, हार्ट यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बनेगा, मेजोडर्म से। एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लीजिए या फिर किडनी कह लीजिए, तो ये जो है कि मेजोडर्म से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये स्पीच बोलने में ये गुड नाइट लिखा गया है। सुप्रा रीनल एंड स्प्लीन का निर्माण किससे होता है, मेजोडर्म से। जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा तीन चीज़ देख लीजिए, तीन चीज़, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, ये तीनों मेजोडर्म से हुए हैं, ठीक है, मेजोडर्म से डेवलप हुई हैं, ठीक। उसके बाद प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी, यानी ये कह सकते हैं प्लूरल यानी लंग्स का कुछ पार्ट, यानी रेस्पिरेटरी भी इसमें आ गया, ठीक है। आपसे पूछ ले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे डेवलप हुआ है तो आप बता दीजिएगा मेजोडर्म। अगर आपसे पूछे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एम्ब्रियो के किस लेयर से बना हुआ तो मेजोडर्म से। अगर आपसे पूछ ले कि सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट किससे बना हुआ तो मेजोडर्म से। अगर आपसे पूछ ले कि बोन, कार्टिलेज और मसल्स किससे बना हुआ है तो भी किससे, मेजोडर्म से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म का देखिए, एंडोडर्म से इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जेनाइटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और इंटेस्टाइन है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़्यादातर पार्ट एंडोडर्म से बना है। ज़्यादातर पार्ट जो है एंडोडर्म से बना है, लेकिन कुछ पार्ट एक्टोडर्म से भी बना है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड ये भी आता है उसी में, ठीक है ये। लेकिन आपको अगर आंसर दोनों एक्टो और एंडो दिया रहा है तो एंडो ही मारिएगा, ठीक है, एंडो। ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट एंडोडर्म से ही बना है। उसके बाद अगला है लीवर, ठीक है, लीवर ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का, गाल ब्लैडर ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एंडोडर्म से बना है। मोस्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के जो लाइनिंग है, जिससे उसके यूरिनरी ब्लैडर के लाइनिंग है, कवरिंग है वो, या यूरेथ्रा का जो लाइनिंग है वो भी एंडोडर्म से ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा में आप बेसिक तरीके से बस जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मसल्स, बोन, कार्टिलेज मेजोडर्म से, हार्ट मेजोडर्म से, किडनी मेजोडर्म से, और जेनाइटल ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जेनाइटल ट्रैक्ट से, ठीक है। कुछ पार्ट रेस्पिरेटरी का मेजोडर्म से, बाकी जो है कि एंडोडर्म से। और उसके बाद जो है कि एंडोडर्म से रेस्पिरेटरी का और डाइजेस्टिव का मोस्ट ज़्यादातर पार्ट एंडोडर्म से बना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत आ जाता है, आप टेंशन लीजिए जी। आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये बोरिंग सा मुझसे, तो अगर जिसको बोरिंग लग रहा हो तो समझ लीजिए उसके पल्ले नहीं ही पड़ेगा, दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा था मैंने इसमें कम डाला हूँ, ठीक है। तो ये तीनों लेयर हैं जो बच्चे के जो भ्रूण का जो है बेबी के सारे सिस्टम किससे कौन से सिस्टम किससे डेवलप होते हैं, ज़्यादातर इसी में ध्यान दीजिए, मेजोडर्म में ही ध्यान दीजिए। मेजोडर्म में मेजर ऑर्गन बन रहे हैं, ठीक है, हार्ट बन रहा है, बोन बन रहा है, कार्टिलेज बन रहा है, मसल्स बन रहा है, किडनी बन रही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बन रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है, ठीक है। और इस पार्ट में रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव एंड डाइजेस्टिव दो ध्यान रखिए, और इसमें सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और
रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद मस्कुलर सिस्टम एंड जो है कि स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ये बन रहा है। और नर्वस सिस्टम जो है, देखिए आपको पता है कि एम्ब्रियो में सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता है। और आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस लेयर से बनता है, तो एक्टोडर्म से। भ्रूण में सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता है, तो वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से। यानी सबसे पहले एक्टोडर्म डेवलप होता है, देन मेजोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है, सॉरी इंडोडर्म देन मेजोडर्म, ठीक है। ज़्यादातर जो है कि पार्ट मेजोडर्म से है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। उसके बाद आगे चलिए। अब तो मैंने ये बेसिक चीज़ें बता दी, अब आ जाइए मैं आपको एक कुछ बातें बताता हूँ जो कि आपके जो है कि पते वाली बात है। तो फीटल ग्रोथ, ठीक है, फीटल ग्रोथ में क्या है, देखिए जब बेबी जो है कि ग्रोथ जो है, या एम्ब्रियो कह लीजिए, भ्रूण का ग्रोथ जो है, जब तक माँ के गर्भ में है बच्चा, ठीक है, जब तक मदर के यूट्रस में है, कहाँ है, मदर के यूट्रस में, ठीक है, मदर के यूट्रस में जब तक है, तब तक उसको क्या कहेंगे, उस टाइम जो मदर के यूट्रस में है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ, ठीक है। जब से तक यूट्रस में 9 महीने तक ग्रोथ होता रहेगा, उसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ कहेंगे। डिलीवरी के बाद जो ग्रोथ होता है उसका, उसे एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। यूट्रस के बाहर जब ग्रोथ बच्चे का होगा तो उसे एक्स्ट्रा यूट्राइन, और जब तक 9 महीने तक यूट्रस में रहेगा तो उसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा यूट्राइन, थोड़ा सा लॉजिक देखिए कि जब बेबी यूट्रस में रहता है तो कौन कौन से हैं लोग जो उसको ग्रोथ कराने में मदद करते हैं, और बाहर जब आता है तो कौन कौन से हाथ खड़े कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जब वो इंट्रा यूट्राइन में है, यानी माँ के जब यूट्रस में रहता है, तो बच्चे का जो टिश्यू ग्रोथ यानी क्या, मसल्स होगा, ठीक है, मसल्स होगा, और इस इपिथेलियल, तो यानी जो टिश्यू ग्रोथ होता है वो इंसुलिन कराता है, ठीक है। क्या कराता है, कौन कराता है, इंसुलिन। यानी कि यूट्रस में जब से तक बेबी ग्रोथ होगा, सीधा पूरा रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन होगा, वो भी मदर का इंसुलिन होगा। किसका, मदर का इंसुलिन होगा, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, या तो फिर इंसुलिन आपको ऑप्शन में मिल जाए या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मिल जाए, तो आप उसको मार दीजिएगा, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि जब से तक बच्चा यूट्रस में है तब तक यही दो होते हैं जो ग्रोथ कराते हैं, टिश्यू ग्रोथ, ध्यान दीजिए, टिश्यू ग्रोथ। अब आ जाइए उसकी हड्डी का, स्केलेटल ग्रोथ किससे होता है, स्केलेटल ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस बाय थायरॉक्सिन। मदर के ही, इंसुलिन मदर का ही होगा, थायरॉक्सिन मदर का ही होगा, दोनों ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच सिक्रीट फ्रॉम 12 वीक ऑनवर्ड, ठीक है, 12 वीक ऑनवर्ड्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, जो कि थायरॉक्सिन का सिक्रीशन जो है कि स्केलेटल ग्रोथ से होता है, सॉरी स्केलेटल ग्रोथ जो है थायरॉक्सिन से होता है, और जिसका सिक्रीशन जब से तक बच्चा नहीं कर रहा तब तक मदर से होता है। लेकिन जैसे ही 12 वीक हो जाता है, ठीक है, 12 वीक यानी 3 महीने हो जाता है, प्रेगनेंसी को 3 महीने हो जाता है, तो बच्चे के अंदर खुद से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है। अब देखिए नोट में कुछ बात है, नोट में देखिए, देयर इज नो एनी रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का जितना हम लोग यही जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के ग्रोथ कराने में। लेकिन जब से तक बच्चा यूट्रस में है, ठीक है, माँ के यूट्रस में है, ठीक है, जब से तक बच्चा माँ के यूट्रस में है तब तक ग्रोथ हार्मोन्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ग्रोथ हार्मोन्स के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे का ग्रोथ कराने में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंसुलिन का और थायरॉक्सिन का, इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन का एंड थायरॉक्सिन का, ये दोनों हैं, ये दोनों यूट्रस में ग्रोथ कराते हैं। तो थायरॉक्सिन कौन सा ग्रोथ कराता है, बच्चे के हड्डी का निर्माण करता है, ठीक है, थायरॉक्सिन बच्चे के हड्डी का निर्माण करवाता है, और टिश्यू का ग्रोथ जो है इंसुलिन करवाता है, ठीक। अब आ जाइए एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ, ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। अब यहाँ पे बेबी डिलीवरी हो गया, तब डिलीवरी होने के बाद अब ग्रोथ हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है,
कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब से बच्चा 15 साल तक हो जाए तब तक ये सब ग्रोथ हार्मोन्स कराते रहते हैं। ठीक है, बच्चे में टिश्यू और स्केलेटल ग्रोथ, यानी कि पैदा होने के बाद से लेकर प्यूबर्टी तक जो है बच्चे में ग्रोथ कौन कराते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन, जैसे सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। उसके बाद दूसरा है थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन लाइक दैट, जैसे कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल, ये सब हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी होती हैं, तो ये सभी हार्मोन्स ग्रोथ कराते हैं। अब यही सब हार्मोन जो है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जानते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन मतलब जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एंड कॉर्टिसॉल। तो एड्रीनल कार्टेक्स से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनल कार्टेक्स से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बच्चे का पैदा होने के बाद ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। लेकिन यूट्रस में जब से तक रहेगा तब से तक किसी हार्मोन्स का कोई हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बच्चे का ग्रोथ कराने में। सिर्फ और सिर्फ अगर यूट्रस में है तो कौन ग्रोथ कराता है? इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन। इंसुलिन टिश्यू ग्रोथ कराता है और थायरॉक्सिन स्केलेटल ग्रोथ कराता है। अब यहाँ पे नोट में देखिए हमने लिखा नो रोल ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब जब बच्चा पैदा हो गया तब इंसुलिन का कोई काम नहीं बच्चे का टिश्यू ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। अब उसके बाद आइए नीचे कुछ पॉइंट है हमने लिखा, फीटस इज वेयर द चाइल्ड इज इन यूट्रस अबाउट 9th वीक आफ्टर कंसेप्शन। 9th वीक मतलब कितना? 4 दूना 8, 2 महीने हो गए। और 2 महीने के बाद, ठीक है, क्या कह रहा है? 2 महीने के बाद क्या हो जाता है? फीटस बन जाता है आफ्टर कंसेप्शन, यानी कि गर्भधारण से 2 महीने बाद बच्चे एम्ब्रियो फीटस बोल सकते हैं। आप फीटस उसको बोल सकते हैं और तब तक बोल सकते हैं जब से तक उसका डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए फीटस इज वेयर द चाइल्ड इज इन यूट्रस अबाउट 9th वीक आफ्टर कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन से लेके 9th वीक तक बाद। ठीक है, 9th वीक यानी 2 महीने बाद उसको फीटस बोलेंगे और जब से तक बर्थ ना हो तब तक उसको फीटस ही। अब फीटस का ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। ठीक है, यानी 2 महीने के बाद से उसके ग्रोथ को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। जैसे फीटल ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज में। 3 फेज में पहला ओवुलर पीरियड, दूसरा एम्ब्रियो पीरियड और तीसरा फेटल पीरियड। ठीक है, ओवुलर पीरियड में क्या होता है? प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड या जर्मिनल स्टेज, इसे क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्टेज बोलते हैं या प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये कब तक होता है? 15 डेज ऑफ LMP। ठीक है, 15 डेज ऑफ LMP, 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, ओवुलर फेज। अब फीटस जो ग्रोथ करता है, माने कि जब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन से 2 महीने तक का ये बता रहा है। ठीक है, फीटस 2 महीने तक का, तो 2 महीने को हम 3 फेज में डिवाइड किए हैं। ठीक है, 3 फेज में। तो पहला है ओवुलर पीरियड, दूसरा है एम्ब्रियो पीरियड, ठीक है, तीसरा है फीटल पीरियड। ठीक है, तो अब ओवुलर पीरियड यानी कि अभी अंडे जैसा है, तो 15 दिन का। कब से? लास्ट LMP से अब लास्ट LMP के 15 दिन बाद, 15 दिन तक वो क्या होगा? ओवुलर पीरियड होगा, या फिर इसी को 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन, यानी गर्भधारण के 2 वीक बाद, 14 दिन बाद, 14 दिन जैसे ही प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव हो गई, उसके 2 वीक बाद इतने समय को ओवुलर पीरियड कहते हैं। यानी ये कह लीजिए कि प्रेगनेंसी से 2 वीक बाद तक उसे ओवुलर पीरियड। फिर उसके बाद 14 दिन हो गए, 14 यानी 15वें दिन से लेके 10 वीक तक, 15वें दिन से लेके 10 वीक यानी 2.5 महीने तक, उसे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो पीरियड। ओवुलर पीरियड को 14 दिन के लिए, जब एम्ब्रियो जो है 14 दिन का हो जाएगा तो ओवुलर पीरियड, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद।
एम्ब्रियो जो है कि 15 दिन से लेके 10 वीक तक हो जाएगा जेस्टेशनल, यानी कि गर्भधारण का टाइम पीरियड जो है कि प्रेगनेंसी से वहाँ से लेके 15 डेज टू 10th वीक, ठीक। यानी ओवुलर पीरियड के 15वें दिन से लेके 10 वीक तक, यानी 2.5 महीने तक उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो पीरियड, ठीक है, एम्ब्रियो पीरियड बोलेंगे। उसके बाद फीटल पीरियड, ठीक है, क्या बोलेंगे, फीटल पीरियड। अब फीटल कब पीरियड बोलेंगे, यानी कि कब कितने समय बाद उसको फीटस बोल देंगे। तो देखिए इसमें 11th टू यानी 10 वीक तक 15वें दिन से लेके 10 सप्ताह तक उसे क्या बोल रहे थे, एम्ब्रियो बोल रहे थे। उसके बाद फीटस कब बोल दिया, 10th वीक टू 14th, यानी कि 11th वीक टू 14th वीक तक, यानी कि 11वें सप्ताह से लेकर कि देखिए कि मेरा जो है कि किसी बुक में 10th वीक पर ही दे दिया, तो हम 10th वीक के बाद ले लिए हैं, ठीक है। किसी बुक में 11th भी दिया है, तो 10th वीक के बाद 11th वीक से लेके 40वें, यानी 11वें सप्ताह से लेके 40वें सप्ताह, या फिर अंटिल बर्थ, जब से तक बर्थ ना हो जाए, वो क्या पीरियड होगा, वो फीटल पीरियड होगा, वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ ऑर्गन मैच्योरेशन, और ये पीरियड होता है ऑर्गन मैच्योरेशन का, ठीक है। किसका पीरियड होता है, ऑर्गन मैच्योरेशन का, यानी ढेर सारे ऑर्गन मैच्योर होते हैं और ढेर सारे ऑर्गन बनते भी हैं। फीटल लेंथ इज मोर एक्यूरेट, फीटल लेंथ इज क्या होता है, मोर एक्यूरेट एस्टिमेट फॉर फीटल एज। अब इस टाइम जो है फीटल पीरियड के टाइम, यानी कि आप जो है फीटस का लंबाई नाप सकते हैं, फीटस की मोटाई नाप सकते हैं, सारे ऑर्गन को देख सकते हैं, कब, 11th वीक से लेकर 14th वीक तक, यानी कि 11वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह के बीच में। यानी अब ये देख लीजिए कि 2.5 महीने का अगर 2.5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई तो बच्चे का लेंथ भी ले सकते हैं, बच्चे का वज़न भी ले सकते हैं, बच्चे का जो है कि सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। यानी 3 महीने में सब कुछ बन जाता है, लेकिन और डिजिट नहीं बने रहते हैं, ठीक है, डिजिट नहीं बने रहते हैं, लेकिन ऑर्गन मैच्योर होते हैं आगे चल के, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा जो नॉलेज था कि मैं दे दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको काम देगा, अगर जैसे मान लीजिए कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जेएनएम कर रहे हैं तो आपको काम देगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए, देखिए अभी मैं बोल रहा था कि 2.5 महीने का, ठीक है, तो ये देखिए 2.5 महीने का हो गया, ठीक है, 2.5 महीने का, देखिए ये 2.5 महीने का, ठीक। और देखिए ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है, तो इसी को बोलते हैं क्राउन। ध्यान दीजिए, अभी मैं एक शब्द बोलूँगा, आगे पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाइए। इसे बोलते हैं क्राउन और इसे बोलते हैं रम्प। क्या बोलते हैं, रम्प, RUMP, क्राउन, रम्प, ठीक है। क्राउन और टेल को रम्प बोलते हैं, ऊपर वाले हेड वाले एरिया को क्राउन बोलते हैं और टेल वाले एरिया को रम्प बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब मैं कुछ बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फीटस का जो हेड वाला एरिया है उसे क्राउन कहते हैं और जो टेल वाला एरिया है उसे रम्प कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वीक बाई वीक, मतलब कि हर वीक में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, हर वीक में क्या क्या हो रहा है वो चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड हमने अभी पीछे बताया आपको कि एम्ब्रियोनिक पीरियड कब तक होता है, 15वें दिन से लेके 10th वीक तक एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, ये हमने बताया, ठीक है। तो 15वें दिन से, यानी कि बच्चा 2.5 महीने का अगर हो गया तो उसे 15वें से 10th वीक तक एम्ब्रियो फार्म कहते हैं, यानी उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। भ्रूण कब कहेंगे, 15वें दिन से, प्रेगनेंसी के 15वें दिन के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी से 14 दिन तक उसे क्या कहेंगे, ओवुलर पीरियड। क्या बोलते हैं, अभी पीछे मैंने बताया ओवुलर पीरियड, ठीक है। और प्रेगनेंसी के ये ओवुलर पीरियड कब था,
एलएमपी से लेके एलएमपी लास्ट मंथ पीरियड से लेके 14 दिन तक, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी होने के 14 दिन तक, ठीक है। उसके बाद 15वें दिन से लेके उसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड कब से, 15वें दिन से लेकर 10th वीक तक, ठीक है। उसके बाद अगला है फीटस। तो फीटस को हमने बताया कि 11th वीक से लेकर टिल डिलीवरी तक या 40 वीक तक क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। तो अभी जो है कि अभी मैं देखिए एम्ब्रियो फार्म, यानी कि हम 14 दिन के एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ, 14 दिन के एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ। तो उसका क्राउन रंप लेंथ, देखिए ये क्राउन और रंप लेंथ, इसको समझिए आप, क्राउन रंप लेंथ, ये क्राउन रंप लेंथ, क्राउन वही मैंने हेड बोला और रंप मतलब वही टेल बोला। तो उसके जो लंबाई होती है उस दौरान, यानी कि जब प्रेगनेंसी होने के बाद 15 दिन का अगर बच्चा हो जाए तो 15 दिन के बच्चे की लंबाई 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब फीटल डेवलपमेंट में उसका क्या क्या बनेगा, हेड, टेल, हार्ट, गट, ठीक है। हेड बनेगा, टेल बनेगा, हार्ट बनेगा यानी हृदय बन गया और गट बन गया, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम बन जाएगा। न्यूरल ट्यूब की नींव रखा जाएगी। लेकिन जैसे देखिए हार्ट बनाना, देखिए यहाँ पे अभी मैंने पीछे दिखाया आपको, ये ऐसे कुछ था, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो ये था, तो इसको हमने कहा क्राउन, ठीक है, इसको हमने कहा क्राउन और इसको हमने कहा, टेल को कहा रम, ठीक है, रम। तो इसकी लंबाई यहाँ, सॉरी, तो देखिए अब गड़बड़ हो गया सर, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। देखिए ये टुक को बनाते हैं, ठीक है। टुक को बनाने में हमें टाइम नहीं लगता, देखिए ये, ठीक है। तो ये क्राउन हो गया और ये रंप हो गया। तो इसके बीच का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, 3 mm। कब, जब 15 दिन की प्रेगनेंसी हो जाए, 15 दिन की प्रेगनेंसी हो जाए या 14 दिन की प्रेगनेंसी हो जाए तब। और इस टाइम क्या क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा, ठीक है, हार्ट बन जाएगा यानी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये कह सकते हैं आप। उसके बाद हार्ट बनने के बाद न्यूरल ट्यूब बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब, ठीक है। यानी कि देखिए न्यूरल ट्यूब कैसे बनेगा, देखिए न्यूरल ट्यूब को मैं दिखा रहा हूँ। न्यूरल ट्यूब देखिए यहाँ से ये, ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब बीच में है, न्यूरल ट्यूब है। उसके बाद हार्ट का मैं बता रहा हूँ, हार्ट कहाँ बनता है, लाल से बना दे, लाल से, हाँ हार्ट है। तो हार्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे हार्ट बन जाएगा। तो हार्ट बना यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं एम्ब्रियो फार्म में बता रहा हूँ कि 3 mm होता है, 15 दिन का होता है। लेकिन आगे अभी बताऊँगा कि जो अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे कि नर्वस सिस्टम किस वीक में बनता है, तो 1 से 3 वीक, ठीक है, 1 से 3 वीक, ठीक है। अगर आपको कहे कि सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है बेबी में कब, कितने वीक में, तो 1 से 3 वीक में। कब से, 1 से 3 वीक में, यानी प्रेगनेंसी से 3 सप्ताह यानी 1.5 महीने में हो जाता है। 1.5 महीने में सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों बन जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, दोनों बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा,
न्यूरल ट्यूब बनेगा, देन हार्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि न्यूरल ट्यूब ही सबसे पहले एक्टोडर्म से बन जाएगा, उसके बाद सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट आपको ऑप्शन में दिया हो नंबरिंग करके कि 21 दिन या 20 दिन या फिर 24 दिन या फिर 30 दिन, तो 21 दिन एग्जैक्ट आंसर मारिएगा। 21 दिन में क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे में, और बच्चे का एम्ब्रियो का लेंथ जो है कि 3 mm हो जाता है, 1.5 से 3 mm हो जाता है। सारी चीज़ें इसमें हम नहीं रख सकते थे, इस वजह से हमने इसमें नहीं रखा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है 5th वीक, ठीक है। 5th वीक में क्या बनेगा, डबल हार्ट चैम्बर बन जाएगा। यानी हार्ट में देखिए, हार्ट कैसा बेबी का बन जाएगा, हार्ट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये डबल चैम्बर, यानी कि 1 2 चैम्बर बन गए, ठीक है। डबल हार्ट चैम्बर आर विजुअल। उसके बाद और क्या क्या बनेगा, जेस्टेशनल एज कैन बी विजुअल, यानी बच्चे का जेस्टेशनल एज अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, ठीक है ये। उसके बाद हार्ट इज बीटिंग, यानी कि आपको अगर पूछ ले कि हार्ट बीट बच्चे का कब स्टार्ट हो जाता है, तो 5th वीक, एग्जैक्ट 5th वीक बता दीजिएगा, उसमें देगा भी 5th वीक में। यानी और अगर दिन में आपको पूछे कि दिनों में अगर दिया हो, वीक में ना दिया हो, दिन में दिया हो, ठीक है। हार्ट इज बीटिंग यूजुअली एट 28 डेज। देखिए 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है तो 5वें वीक में चला जाता है। यानी अगर आपको 5 दिया हो या 28 दिन दिया हो, 5 वीक दिया हो या 28 दिन दिया हो हार्ट बीट का, तो आप लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज हम जो दे रहे हैं वो आप लेते चलिए, आप नोट करते चलिए, वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला ये 6th वीक में बेबी 4 mm का हो जाता है, यानी 4 मिलीमीटर का हो जाता है, ठीक है। 4 मिलीमीटर का हो जाता है, और इसका वज़न कितना हो जाता है, 0.4 ग्राम, यानी कि जानते हैं आप 0.4 ग्राम। ये देखिए 1 ग्राम अगर होता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे 0.4 ग्राम है, यानी कि अभी 1 ग्राम का भी बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी 1 ग्राम का भी बच्चा नहीं हुआ है, सिर्फ 0.4 ग्राम का हुआ है। तो इस टाइम न्यूरल ट्यूब लिम्ब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब लिम्ब बड क्रोनिक पिलाई सब डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। 6th वीक तक बढ़िया से। 8वां जो है 8th वीक तक 3 mm का हो जाता है, कितना 6 mm का, यहाँ 6 mm हो जाएगा, क्राउन टू रम्प लेथ जो है कि 3 mm नहीं 6 mm हो जाएगा, लेकिन नहीं 3 सही होगा, घटता है थोड़ा सा पहले 8th वीक तक उसकी, क्योंकि मोटाई बढ़ती है, लंबाई नहीं बढ़ती है एम्ब्रियो की, ठीक है। और क्राउन टू हील, देखिए क्राउन टू हील देखिए 2 शब्द है, मैंने वहाँ पे आपको बताया नहीं, क्राउन टू रम्प हो गया और एक क्राउन टू हील हो गया, ठीक है, ठीक। देखिए यानी कि डिजिट जब बन जाएंगे 8th वीक तक देखिए ऐसे होगा, ऐसे इधर निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा निकला रहेगा, थोड़ा तो हील मतलब एड़ी वाला, तो यानी कि जो लिम्ब डिजिट बनेगा यहाँ से, क्राउन से लेके यहाँ तक की लेंथ, अभी हमने टेल तक बताया था, टेल तक वहाँ तक, और ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्राउन टू हील एंड क्राउन टू रम, क्राउन टू हील, क्राउन टू रम, 2 शब्द हैं, क्राउन टू हील, क्राउन टू रम, ठीक है। 8th वीक 3 mm हो जाएगा, और क्राउन टू हील 3.5 mm का 2 ग्राम का हो गया, देखिए 2 ग्राम का हो गया, लिम्ब डेवलप हो जाएंगे, देखिए यानी कि हाथ पांव बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एम्ब्रियो फ्रीली फ्लॉट हो जाने, यानी कि जो बच्चा होगा फ्रीली फ्लॉट करने लगेगा। आई, ईयर, नोज, गोनाड एंड लिम्ब डेवलप, यानी कि आँख बन जाएगा, कान बन जाएगा, नाक बन जाएगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बन जाएंगे, लिम्ब डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि इसको बोलने से पहले
कि आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इस तरीके से पढ़ाना सही है या वाइट बोर्ड पर इस्तेमाल करना सही है। वाइट बोर्ड पर पढ़ाना सही है या फिर ऐसे ही जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाऊँ, ठीक है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं वाइट बोर्ड पर ही सही है, तो मैं जुगाड़ करूँगा वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो देख के। और आज मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं ले जाऊँगा क्योंकि जो है कि लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं आप लोगों का फ़ीडबैक चाहता हूँ। अगर फ़ीडबैक आप इससे अगर सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं इसी को स्टार्ट करूँगा। थोड़ा-सा इसमें जो है कि मैं सोचता हूँ कि फ़िगर के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे फ़िगर तो मैं व्हाइट बोर्ड पर भी बना लेता हूँ, जो हमारा वीडियो अच्छे से देख रहा होगा वो तो जानता ही होगा कि हम फ़िगर बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे अंदर वो नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ मैं बना लूँगा, बस मुझे इतना है, ठीक है? तो इसमें 2 टर्मिनोलॉजी डियर ये समझ में आ जाना चाहिए। क्राउन टू रंप, रंप लेंथ मतलब टेल से हेड तक, क्राउन टू रंप मतलब टेल से हेड तक का लेंथ, टेल से हेड तक का लेंथ, ठीक है? तो अभी तक टेल से हेड तक का लेंथ जो है तब तक जब तक था जब से तक लिम्ब हाथ पैर नहीं बने थे। लेकिन देखिए सिक्स्थ वीक पर, किस पे? सिक्स्थ वीक पर, लेकिन देखिए सिक्स्थ वीक पर तो जो है कि फिफ्थ वीक पे हमने बताया, सिक्स्थ वीक पे 4 mm का हो गया क्राउन टू रंप, यानी टेल से हेड का लेंथ बढ़ गया, 4 mm हो गया, ठीक है? उसके बाद देखिए क्राउन टू रंप लेंथ कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे ही बेबी में, पहले देखिए ये बेबी जब बनता है, जैसे देखिए ये बेबी जब बनता है तो ये हेड है और ये टेल है, अभी हाथ पैर नहीं निकले हैं, बने नहीं हैं। तो क्राउन टू हील, क्राउन टू रंप, इसको रंप बोलते हैं, ठीक है? क्राउन टू रंप हो गया। अब जैसे ही हाथ पाँव बनना स्टार्ट कर देंगे इसमें, हाथ पाँव, तो ये पूँछ जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी, पूँछ ऑलरेडी कम होना स्टार्ट और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए वही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्यों कम हुआ, ठीक है? जब हील मतलब पैर में हील होता है ना बच्चे के पैर में, तो यानी पैर बन गया। अब देखिए पहले बढ़ा था, पहले क्या हुआ था 3 mm से 4 mm गया था, लेकिन क्राउन टू हील देखिए नहीं, कोई मतलब, क्योंकि डिजिट इस टाइम बने ही नहीं थे, बने ही नहीं। अब देखिए डिजिट बन गया तो डिजिट से हेड तक का 3.5 हो गया और ये कम हो गया। वजह यही कि टेल अब कम, टेल ख़त्म, पूँछ ख़त्म होने लगी, अब हाथ और पैर बनना स्टार्ट हुआ। तो अब हम पैर के हील से, एड़ी से लेके बच्चे के हेड तक लेंथ लेंगे, वो वाला आएगा 3.5 और ये 3 आएगा, और वो भी कब तक? 8th वीक तक, ठीक है? इस टाइम एम्ब्रियो जो है 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है? 3 सेंटीमीटर का आप कह सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का, और बेबी का वेट जो है 2 ग्राम, कितना? 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है? और सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू अम्बलाइकल कार्ड, ठीक है? यानी कि जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा से, ठीक, प्लासेंटा से जो है कि बच्चे के नाभि में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी प्लासेंटा से बच्चे के नाभि से जो अम्बलाइकस निकलता है, यानी कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, उसमें सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम 8 वीक पे, 8वें सप्ताह पे एम्ब्रियो 2 ग्राम का हो जाएगा। क्राउन टू हील जो है कि 3.5 हो जाएगा। क्राउन टू रंप लेंथ 3 mm घट जाएगा क्योंकि पूँछ अब कम हो रही है, सारे लिम्ब बन जाएंगे। और उसके बाद एवरी ऑर्गन सिस्टम इज़ प्रेजेंट। अब इतना जान लीजिए कि 2 महीने के बेबी में सभी ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, सभी ऑर्गन सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टम की नींव रखी जा गई, मतलब हो गया, रब बन गया। एवरी ऑर्गन सिस्टम इज़ प्रेजेंट इस टाइम एट 8th वीक पर, ठीक है? उसके बाद अब आ जाइए 10th वीक या 12th वीक, किस पे? 10th या 12th वीक पे। देखिए 10th वीक या 12th वीक पे इस टाइम एम्ब्रियो का लेंथ जो होगा कितना हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर। इस टाइम फीटस का वेट जो है 20 ग्राम हो जाएगा, कितना? 20 ग्राम, ठीक है? यहाँ पे सही से, हाँ, 10 वीक पे 6 ग्राम होगा, लेकिन 12th वीक पे
12th वीक पे 20 ग्राम हो जाएगा। कितना आगे अभी लिखा होगा 20 ग्राम। 10th वीक पे 6 ग्राम हो जाएगा और 12th वीक पे 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद किडनी बिगेन टू फार्म यूरिन। इस टाइम क्या हो जाएगा, 10वें सप्ताह में आपको बता दूं, 10वें सप्ताह में एम्ब्रियो का वज़न 6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और क्राउन टू हील यानी पैर से सर तक का लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और क्राउन टू यानी पूँछ घटती चली जाएगी, अब 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम 10 वीक का जब होगा यानी 2.5 महीने का जब होगा, ठीक, 2.5 महीने का होगा तो डेवलप लिम्ब, सारे हाथ पाँव डेवलप हो जाएंगे, डिजिट डेवलप हो जाएंगे, ऑल ऑर्गन फर्दर डेवलप यानी सभी ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड में खूब अच्छी तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में खूब अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो डियर देखिए, अब 10 वीक के बाद मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहले आप इसका हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर क्लास ऐसे अच्छा लग रहा हो तो मैं ऐसे ही चलूँगा, मैं बना के पीपीटी में आपको ऐसे पढ़ा दूँगा, इसी पर समझा दूँगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जो मैटर हम एक उसको लेते टाइम लग जाता था, इसमें देखिए कितना देर तक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम 12th वीक की बात करेंगे, 12वें वीक की बात करेंगे आराम से। ठीक है, 10th वीक तक देख लीजिए कितना हो गया, 6 ग्राम का हो गया। 12वें वीक की बात करेंगे, फिर 16वें वीक की बात करेंगे, फिर 20 सप्ताह के एम्ब्रियो की बात करेंगे, फिर 24 का, फिर 28 का, फिर 32 का, फिर 36 का, फिर 40 का। ठीक है, ऐसे बात करेंगे कि कितना वज़न होता है, कितना क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर इसका फीडबैक मुझे दे दीजिएगा, क्या मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ या फिर वाइट बोर्ड पे। तो थैंक यू सो मच डियर।